उनमें कौन कौन आते थे ये आप देख लीजिए। एक तो पेशवा होता था अष्टप्रधान में, हमने देखा अभी किससे रिलेटेड होता था ये वित्त और प्रशासन को देखता था। फिर हमने देखा मजूमदार, मजूमदार क्या करता था, आय व्यय की निगरानी करता था। मजूमदार, मजूमदार आय और व्यय की निगरानी करता था। हमने देखा वाक्यान्वीस, वाक्यान्वीस क्या करता था, आसूचना से रिलेटेड था, है ना, आसूचना, पत्राचार, राजा के निजी मामलों को भी देखता था ये। दबीर, दबीर कौन होता था, दबीर विदेश सचिव को बोलते थे दबीर। दबीर ध्यान रखना है, ये भूल जाते हैं कई बार। दबीर, दबीर क्या होता था, विदेश सचिव, विदेश सचिव होता था दबीर, दबीर विदेश सचिव। सुरनबीस, ये कौन होता था, सरकारी पत्र व्यवहार होता था। और पंडित राव कौन होते थे, पंडित राव होते थे, पुरोहित को बोलते थे पंडित राव। सेनापति और न्यायाधीश हो गए, ठीक है। तो ये अष्टप्रधान में आते थे। तो आप देख सकते हैं अष्टप्रधान में ऊपर वालों में से कौन नहीं आ रहा है, सुमंत है, ये हमें अष्टप्रधान में देखने को नहीं मिला है ना। ये सेनापति तो सरे नौबत होता ही था। आगे चलते हैं। कैपस्टोन, ये क्या है, कैपस्टोन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये नासा से रिलेटेड है कुछ, और इसका उद्देश्य है कि भविष्य के अंतरिक्ष यानों के लिए एक विशिष्ट दीर्घवृत्ताकार चंद्र कक्षा का परीक्षण करना। माइक्रोवेव ओवन के आकार का क्यूब सेट है ये, जिसका वजन केवल 55 पाउंड है। इसे नियर रेक्टाइली नियर हेलन ऑर्बिट के रूप में जाना जाता है। अगर कैपस्टोन के बारे में पूछा जाए तो मोटा मोटा आइडिया रखना कि नासा का है, और टारगेट क्या है इसका, जो अंतरिक्ष यान है उनके लिए क्या करना है, विशिष्ट दीर्घवृत्ताकार चंद्र कक्षा का परीक्षण करना है। वजन बहुत कम है इसका, केवल 55 पाउंड है, और इसे नियर रेक्टाइली नियर हेलन ऑर्बिट के रूप में भी जाना जाता है। मेटावर्स, मेटावर्स का नाम तो आपने खूब सुना होगा, ये तो एक काफ़ी फेमस टर्म है। तो मेटावर्स क्या है कि जो हमारी वास्तविक दुनिया है उसका डिजिटल क्षेत्र में विस्तार करना है। इसके पीछे AR और VR, ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी दोनों तकनीकें हैं, और यहाँ NFT और क्रिप्टो से ख़रीदारी कर सकेंगे आप। यह ऑनलाइन व ऑफलाइन कॉमर्स को एक कर देता है, और यह भौतिक और आभासी दुनिया के बीच अंतराल को समाप्त कर देता है। मेटावर्स ये बहुत ही व्यापक टर्म है। आगे देखते हैं, कुछ नाट्य कलाओं के नाम दे रखे हैं और पूछा गया है कि ये कहाँ की है। तो नकल कहाँ पे होती है, पंजाब में होती है भाई। तो नकल जो नाटक है वो कहाँ पे है, पंजाब में है। कुडियाट्टम, तो इस तरीके से टम इस टाइप के कहाँ होते हैं, साउथ में मिलेंगे उड़िया कुडियाट्टम, तो कहाँ है, ये केरला में है। एक और है पडियानी, पडियानी, पडियानी कहाँ पे है, पडियानी ये भी केरला में है। एक चविट्टू नाट्टम केरला में। तो ये टे वर्ड जो है ना ज़्यादातर कहाँ पे यूज़ होता है, केरला में यूज़ होता है। हालांकि साउथ में तमिलनाडु और आंध्रा में भी कई बार देखने को मिलता है इस टाइप का, लेकिन आपको ध्यान रखना टे अगर आता है इस टाइप का कुछ तो वो मतलब एक मोटा मोटा आइडिया लगाओ, जो आपको बिल्कुल भी आंसर नहीं आ रहा हो तो वो केरल ही होगा उसमें। मतलब अगर ऐसे डबल टे आ रहा है इस टाइप के नाम, थोड़ा मोटा मोटा आइडिया आप देख सकते हैं। तो नकल हो गया पंजाब का, कुडियाट्टम हो गया केरला का, चविट्टू हो गया, चविट्टू नाटकम कहाँ का हो गया, चविट्टू नाटकम केरला का हो गया, और पडियानी केरल का हो गया, ठीक है। अब देखते हैं आज्ञा पत्र क्या होता था। मराठा अमात्य रामचंद्र पंत द्वारा मराठी भाषा व मोदी लिपि, तो देखिए मोदी लिपि किनकी थी, मराठों की थी। ये मेरे से कोई पूछ रहा था कल कि मोदी लिपि क्या थी, तो मेरे को ये पता था कि मैंने कहीं पे ये पढ़ा हुआ है, लेकिन मेरे को याद नहीं आ पा रहा था ये मोदी लिपि वाला, लेकिन अभी मिल गया तो अब ध्यान रहेगा, ठीक है। तो मराठा अमात्य जो रामचंद्र पंत है उनके द्वारा मराठी भाषा में मोदी लिपि में लिखा गया एक शाही आदेश है, और यह शिवाजी के आदर्शों, सिद्धांतों और राज्य प्रशासन की नीतियों का औपचारिक दस्तावेज है।
और संभाजी द्वितीय के मार्गदर्शन करने हेतु ये लिखा गया था। तो किसने लिखा था? मराठों के जो अमात्य थे रामचंद्र पंत, रामचंद्र पंत, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, रामचंद्र पंत ने एक आज्ञा पत्र बनाया था। रामचंद्र पंत, इन्होंने एक आज्ञा पत्र बनाया था। क्यों बनाया था? जो संभाजी द्वितीय थे उनको मार्गदर्शन देने के लिए। तो क्या था इसमें? मोदी लिपि में बनाया था, ये ध्यान रखना, क्योंकि मोदी लिपि पूछा जाता है किन की थी? मराठों की, मराठी भाषा। मोदी से आप गुजरात में समझना, ये महाराष्ट्र में है मराठा, ठीक है। अगला है सिलबम। सिलबम क्या होता था? अब फिर से कुछ मार्शल आर्ट से उनके नाम आए हैं सिलबम। तो सिलबम होती थी तमिलनाडु की। गटका पंजाब का है, गतका ये तो फेमस है। और एक है थोड़ा, थोड़ा होता है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। थोड़ा होता है हिमाचल प्रदेश में, गटका पंजाब में और सिलबम तमिलनाडु में। अगला देखते हैं पोंगल। तो पोंगल कहाँ पे है? पोंगल है आंध्रा में और तमिलनाडु में मनाते हैं। फिर है उगाड़ी। उगाड़ी क्या है? आंध्रा के लिए नववर्ष के पहले दिन, नववर्ष का जो पहला दिन होता है उस दिन आंध्र प्रदेश में जो है किसके रूप में जाना जाता है? उगाड़ी के रूप में। उगाड़ी, उगाड़ी, उगाड़ी या अगाड़ी बोल दो उसको, कि नववर्ष का पहला दिन है भाई, अगाड़ी साल लगी। तो ये क्या होएगा? आंध्र प्रदेश में उगाड़ी है, ठीक है। चेट्टी कुलंगरा, तो मैंने कहा था जहाँ डबल टा आ जाए वहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है? केरला होता है। जैसे नाटक, खिलौने, इस टाइप के नाम आते हैं उनमें डबल टा लगा हो तो आपको केरल लगभग लगभग मतलब 70% में मिल ही जाएगा। हालांकि मैं नहीं कह रहा कि 100% होगा, लेकिन 99 वो 70% आपको इस टाइप का देखने का मिलेगा। तो चेट्टी कुलंगरा, चेट्टी कुलंगरा कहाँ है? केरला में है। बोनालू, बोनालू कहाँ पे है? वार्षिक उत्सव जो जुड़वा शहर हो, हैदराबाद और सिकंदराबाद, हैदराबाद, सिकंदराबाद और तेलंगाना, हैदराबाद और सिकंदराबाद और तेलंगाना जुड़वा शहर बोला जाता है इनको। तो बोनालू यहाँ पे मनाया जाता है वार्षिक उत्सव के रूप में, बोनालू। अब आते हैं हम लोग गुप्त काल पे। तो गुप्त काल में देखिए आप, पीलूपति कौन होता था? हाथियों का प्रधान होता था। अश्वपति घोड़ों का होगा, सीधा सा बात है, अश्वसेना का अध्यक्ष। और नरपति पैदल सेना का अध्यक्ष होगा। तो ये तो कोई लिखने की बात नहीं थी। अगला है 16वीं सदी में कुछ लघु चित्रकला है। कौन कौन सी है? कुल्लाकदार समूह, लघु चित्रकला में चोर पंचिका हो गई, गीत गोविंद हो गई, भागवत पुराण, रागमाला, इनसे रिलेटेड लघु चित्रकला है और इनको बोला जाता है कुल्लाकदार समूह 16वीं सदी में। लखुडियार का शाब्दिक अर्थ है 1,00,000 गुफाएं। लखुडियार, लखुदियार, लखुदियार जो है, लखुदियार, लखुदियार कहाँ पे है? उत्तराखंड में है लखुदियार। लखुदियार कहाँ पे है? उत्तराखंड में। और लखुदियार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? 1,00,000 गुफाएं। 3 श्रेणी के चित्र यहाँ पे मिलते हैं, मानव, पशु और ज्यामिति। मानव, पशु और ज्यामिति, ठीक है। 3 श्रेणी के चित्र है, मानव, पशु और ज्यामिति। अगला देखते हैं, सफ़ेद, काले, लाल मानव को छड़ी के रूप में दिखाया जाता है। सफ़ेद, काले और लाल मानव को छड़ी के रूप में दिखाया जाता है। सफ़ेद, काले और लाल मानव को छड़ी के रूप में दिखाया जाता है, ठीक है। लघुदियार का मतलब होता है 1,00,000 गुफाएं। 3 श्रेणियों के चित्र मिलते हैं इनमें। उत्तराखंड में है ये लखुदियार, और इसमें मानव, पशु और ज्यामिति के आकार के जो है 3 श्रेणी के चित्र दिखाए जाते हैं। सफ़ेद, काले, लाल मानव को छड़ी के रूप में दिखाया जाता है। जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022 कौन निकालता है? जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद। तो जैव अर्थव्यवस्था पर जो रिपोर्ट निकलती है वो कौन निकालता है? जैव प्रौद्योगिकी परिषद निकालती है। जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट जो निकलती है वो जो है जैव प्रौद्योगिकी, एक रिसर्च हेल्प काउंसिल होती है, वो निकालती है। गुप्त काल में देखते हैं, शाही सेना व अधिकारियों द्वारा विष्टि नामक बलात् श्रम, जबरन श्रम के अधीन। तो विष्टि आपने सुना होगा, विष्टि होता था बलात् श्रम या बेगार बोल सकते हैं इसको आप। तो गुप्त काल में था ये विष्टि। विष्टि शब्द अगर आता है कि क्या था, तो ये बलात् श्रम होता था, ठीक है। गुप्त काल में था ये, और जो अधिकारी थे वो करवाते थे पब्लिक से।
गुप्त काल में शाही सेना व अधिकारियों द्वारा विष्टि नामक बलात् श्रम या जबरन श्रम के अधीन किया गया कार्य है। मतलब अधिकारियों से भी करवाते थे शायद। आप एक बार क्लियर कर लेना, बाकी विष्टि आते अगर बेगार वाला स्टेटमेंट मिले तो समझ जाना। गुप्त काल में जो उच्च अधिकारी होते थे उनको बोलते थे कुमारामात्य। डोकरा, डोकरा धातु की ढलाई, ये तो सुना ही होगा नाम, डोकरा, डोकरा धातु ढलाई। एकदम जो बड़े बूढ़े हो जाते हैं उनको भी डोकरा बोलते हैं ना, तो ये वो डोकरा नहीं है। ये क्या है? तांबा, निकल और जस्ता। तांबा, निकल और जस्ता की एक मिश्र धातु है, हड़प्पा काल में थी, लुप्त मोम विधि से बनाई जाती है। छत्तीसगढ़ में इसको मतलब लोकल नाम जो छत्तीसगढ़ में है वो बोला जाता है डोकरा धातु ढलाई। और बस्तर में धातु कारीगर गढ़वा कहलाते हैं। धातु कारीगर जो होते हैं छत्तीसगढ़ में उनको तो गढ़वा बोलते हैं। और ये डोकरा धातु ढलाई है, ये छत्तीसगढ़ में मिली है हमें, और एक मिश्र धातु है ये तांबा, निकल और जस्ता की, डोकरा। रस रत्नाकर, रस रत्नाकर है नागार्जुन की। रासायनिक प्रक्रिया द्वारा धातु निष्कर्षण का निवारण। धातु निष्कर्षण का निवारण किसके द्वारा? रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा, उसके बारे में बताया गया है इसमें, रस रत्नाकर में नागार्जुन ने बताया। आगे देखते हैं कुछ कठपुतली के बारे में दे रखा है। तो देखिए आप, आंध्र प्रदेश की जो कठपुतलियाँ है वहाँ पे छाया नाटक है ये कठपुतली। तो आंध्र प्रदेश में क्या बोलते हैं? तोलू बोम्बालेटा, तोलू बोम्बालेटा, तोलू बोम्बालेटा, तोलू बोम्बालेटा। बिहार में यमपुरी, ये लगभग ध्यान होता है, कास्ट या छड़ी कठपुतली। और क्या पावाकुथू, पावाकुथू कहाँ पे है? पावाकुथू है केरला में, शास्त्रीय नाटक या दस्ताना कठपुतली है पावाकुथू। पावाकुथू पूछा जाए केरला, यमपुरी बिहार, और तोलू बोम्बालेटा आंध्र प्रदेश। तो ये ध्यान रखना है कि पावाकुथू कहाँ पे है? केरला में है। पावाकुथू केरला में है, यमपुरी बिहार में है। और ये क्या है? कठपुतली, कठपुतली नाटक है एक तरीके से। अगला है गेया परिकल्पना। तो गेया परिकल्पना क्या है? जैक्स लवलोक द्वारा प्रतिपादित की गई थी। गेया परिकल्पना किसने है? लवलोक। गेया परिकल्पना किसने दी है? लवलोक ने दी है। और क्या है ये? जीवित जीवों और अपने आसपास के अजैविक वातावरण के साथ उनकी अंतःक्रिया। जीवित जीवों की जो अपने आसपास के वातावरण के जो अजैविक वातावरण है उनके साथ जो अंतःक्रिया होती है उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं गेया परिकल्पना। ठीक है। सड़क व परिवहन मंत्रालय जो है उन्होंने एक भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम चलाया है। और इसमें क्या है? इसमें यह है कि 1 अप्रैल 2023 जो है उससे ये लागू हो जाएगा। कौन सा? भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम में नया कार सुरक्षा मूल्यांकन कार्यक्रम 1 से 5 स्टार की रेटिंग देता है, 1 से 5 तक रेटिंग देता है। और 2024 तक सड़क की 50% मौत कम करना। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम जो है एक अकेली नर्तकी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और इसके कुछ शब्दावलियों का भी विवरण यहाँ पे है। तो देखिए आप, अल्ला रिपू, अल्ला रिपू जो है जाति स्वरम, शब्दम वर्णम, अंत तिल्लाना के साथ, अंत होता है तिल्लाना के साथ में, और शब्दम वर्णम और अल्ला रिपू जाति स्वरम। ये ऐसी शब्दावली है, अगर आए तो थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना। बाकी इसको डिटेल से भी आप पढ़ सकते हैं, जो भी भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं, नाटक है, उनके बारे में। तो तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय क्या है? ये समुद्र के जल को पेयजल में परिवर्तित करने हेतु निम्न तापमान उष्मीय विलवणीकरण तकनीक विकसित की गई है। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो है उन्होंने एक तकनीक विकसित की है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, लो टेम्परेचर वाला है ये।
निम्न तापमान पे क्या है, उष्मीय विलवणीकरण। उष्मीय विलवणीकरण तकनीकी विकसित किसने की है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। ठीक है, आगे देखते हैं हम। देखिए इसमें कुछ करंट की चीज़ है तो वो मैं स्किप कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ पे हम जो है हिस्ट्री वाला पार्ट कर रहे हैं, और जो करंट का है उसको आप PT 365 से भी देख सकते हैं। एक होता है हमर्म। हमर्म क्या होता है, हमर्म होता है जो मिजोरम की महिलाएं हैं उनकी जो वेशभूषा है, मिजोरम की जो महिलाएं होती है उनकी वेशभूषा को कहते हैं हमर्म। और एक है अरनमुला कन्नड़ी। अरनमुला कन्नड़ी ये है कांच के दर्पण के विपरीत एक मिश्र धातु से निर्मित दर्पण होता है। ये कांच के जो दर्पण होता है उसके विपरीत एक मिश्र धातु से, ये क्या है, मिश्र धातु से जो निर्मित दर्पण होता है उसको बोलते हैं अरनमुला कन्नड़ी। GI टैग प्राप्त है दोनों को, हमर्म और अरनमुला कन्नड़ी को। ठीक है, आगे देखते हैं सरजम या मोकासा, ये क्या होता था। मराठों के समय पर जागीर भूमि जो अनुदान होता था, जागीर या जो भूमि अनुदान होता था उसको बोलते थे सरजम या मोकासा। किनके समय में था, ये मराठों के समय में। ठीक है, अगला है, देखिए करंट वाले क्वेश्चंस मैं स्किप कर दूंगा क्योंकि उन पे टाइम देने में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि करंट जो है आपको PT 365 से ही कवर करनी है। लेकिन फिर भी अगर उसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे दिखेगी तो मैं आपको करवा दूंगा। देखिए बसीन की संधि, जो बसीन की संधि थी उसके द्वारा क्या हुआ था, बहादुर शाह, बहादुर शाह गुजरात के शासक थे, इन्होंने बम्बई को पुर्तगालियों को दे दिया था 1534 में। कौन सी संधि के द्वारा, बसीन की संधि। देखिए बसीन की संधि आपने एक पहले भी पढ़ी होगी, सॉरी बाद में भी आती है, वो भी इम्पोर्टेंट है, और एक अभी आप देख रहे हैं 1534 वाली, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या हुआ था, जो बम्बई है ये पुर्तगालियों को दे दिया था 1534 में बहादुर शाह ने। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि बम्बई जैसे क्षेत्र को पुर्तगालियों को दे दिया, जो गुजरात के शासक थे बहादुर शाह उसने, इसलिए। ठीक है, और वो वाली मराठों से रिलेटेड थी, तो वो आपको बता देंगे जब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे उन चीज़ों को, मराठा वाली चीज़ों को। एक है व्हाइट होल की संधि, ये हुई थी 1661 में, और इसमें क्या हुआ था, दहेज में जो बम्बई है ये चार्ल्स द्वितीय को दे दिया था। तो चार्ल्स द्वितीय ने क्या करा था, जो पुर्तगाल थे वहाँ की कोई रानी थी, उससे इनकी रानी क्या वहाँ की कोई राजकुमारी थी, उससे इनकी शादी हुई थी, तो इनको जो दहेज में है वो मिल गया था, क्या, मुंबई मिल गया था। तो मुंबई पुर्तगालियों को किन्होंने दिया, बहादुर शाह ने। बहादुर शाह कौन थे, गुजरात के शासक थे। कौन सी संधि से, बसीन की संधि से। कब हुई थी, 1534 में, ये ध्यान रखना है। और अब बात करते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1664 में। देखिए एक ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है, ये थोड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन लग रहा है तो इसके बारे में जान लो आप। 2031 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, अंतरिक्ष यान का परिचालन बंद हो जाएगा 2031 में। ये जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है इसका परिचालन बंद हो जाएगा, और ये कहाँ गिरेगा, दक्षिणी प्रशांत में गिरेगा ये। ठीक है, और इसमें इसरो शामिल नहीं है, ये ध्यान रखना है। जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है उसमें, इसमें 5 सहभागी है, जिसमें वर्ल्ड की जो टॉप क्लास, जैसे नासा हो गया, रोसकोसमोस हो गया, जाक्सा हो गया, ESA हो गया, CSA हो गया, इनके द्वारा ये बनाया गया था, एलियो में स्थित किया गया था इसको। तो ध्यान रखना है 2031 में ये काम इस करना बंद कर देगा, और ये जो है कहाँ गिरेगा, दक्षिणी प्रशांत महासागर में गिरेगा। और इसमें इसरो नहीं है, स्टेटमेंट में आ सकता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है कि उसमें इसरो है, तो नहीं है। अगला है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, लिटन व इल्बर्ट बिल की प्रतिक्रिया में आया था ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन।
1885 में। और किसने बनाई थी ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन? ये बनाया था बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली बैठक की मेज़बानी भी इसी ने की थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ध्यान रखना है, जब इल्बर्ट बिल में इन्होंने देखा कि अंग्रेज किस तरीके से एकजुट होकर के चीज़ों का विरोध कर रहे हैं, लिटन ने इतनी दमनकारी नीतियाँ चलाई थी, तो इसके प्रतिक्रिया में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनाया गया था। और जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनाया था, ये किसने बनाया था? तो तैयब जी उस टाइम काफ़ी एक्टिव थे, फिरोज शाह मेहता जी भी काफ़ी एक्टिव थे और केटी तेलंग थे। तो तीनों ने मिलकर बनाई थी 1885 में। और इन्होंने ही जब कांग्रेस का गठन हुआ था तो उसकी पहली बैठक की मेज़बानी भी की थी। अगला है मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा 1884। ठीक है, कौन कौन थे इसमें? तो यहाँ पे मद्रास महाजन सभा, तो ये क्या बना रखा है, वसा नाम से कुछ ट्रिक बनाई हुई है। ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, आपको वैसे ही याद रह जाएगा, लेकिन याद ना रहे तो ध्यान रखना, वीर राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू। तो पी आनंद चार्लू हो जाएगा, बी सुब्रमण्यम अय्यर हो जाएगा, एम वीर राघवाचारी हो जाएगा। तो इन्होंने मद्रास महाजन सभा बनाई थी। और नमक सत्याग्रह 1930 का आयोजन किया था इन्होंने। 1930 में जो नमक सत्याग्रह था उसका आयोजन मद्रास महाजन सभा ने किया था। कहाँ पे? मद्रास में। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है बंग भाषा प्रकाशिका। बंग भाषा प्रकाशिका सभा। बंग भाषा पे एक सभा थी, 1836 में बनी थी बंग भाषा प्रकाशिका सभा। तो आप देख सकते हैं इसमें द्वारकानाथ टैगोर थे, कालीनाथ चौधरी थे और प्रसन्ना कुमार ठाकुर थे। बंग भाषा प्रकाशिका में प्रसन्ना कुमार ठाकुर, कालीनाथ चौधरी, द्वारकानाथ टैगोर। और भारत का सबसे पुराना संगठन माना जाता है इसे, भारत का सबसे पुराना संगठन माना जाता है इसको। किसको? बंग भाषा प्रकाशिका को भारत का सबसे पुराना संगठन माना जाता है। इसमें द्वारकानाथ टैगोर थे, इसमें कालीनाथ चौधरी थे, इसमें प्रसन्ना कुमार ठाकुर थे। अगला देखते हैं, बॉम्बे प्रेसिडेंसी प्लस पूना सार्वजनिक सभा प्लस मद्रास महाजन सभा प्लस इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। ब्रिटिश सरकार के समक्ष भारत के पक्ष को प्रस्तुत करने हेतु सितंबर 1885 में एक संयुक्त प्रतिनिधि मंडल इंग्लैंड भेजा। तो देखिए आप, इंग्लैंड में किन किन का प्रतिनिधिमंडल गया था? मद्रास महाजन सभा का। तो ये बहुत बड़ी संस्था थी एक तरीके से, मद्रास महाजन सभा में। वसा से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा के बारे में आपको ध्यान रखना है। पूना सार्वजनिक सभा, मद्रास महाजन सभा, एक बॉम्बे प्रेस। तो बॉम्बे, मद्रास और पुणे तीनों की उस टाइम पे जो एक्टिव संस्थाएं थी ये, और इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता, इन सब ने मिलकर के क्या करा था? इंग्लैंड में अपना प्रतिनिधिमंडल भेजा था। आगे बात करते हैं, 1870 का दशक था, इसमें क्या हुआ था देखिए। 1878 सोराबजी सापुरजी बंगाली, सोराबजी सापुरजी बंगाली क्या किया था इन्होंने? बम्बई की विधान परिषद में मजदूरों के काम के घंटे सीमित करने के प्रस्ताव का विधेयक प्रस्तुति का असफल प्रयास। इन्होंने जो काम के घंटे थे मजदूरों के, उनको थोड़ा कम करने के लिए प्रस्ताव रखने का असफल प्रयास किया था बम्बई की विधान परिषद में। किन्होंने? सोराबजी सापुरजी बंगाली। सोराबजी मतलब सोराबजी जो है रब बन के आए थे मजदूरों के लिए, सोराबजी सापुरजी। और उन्होंने कहा था कि भाई इनके जो काम के घंटे हैं उसको थोड़ा कम किया जाए, सीमित किया जाए, लेकिन इनका प्रयास असफल रहा, ये विधेयक पेश नहीं कर पाए। 1870 में शशिपाद बनर्जी, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कामकाजी पुरुषों के लिए क्लब बनाया था। तो शशिपाद बनर्जी ने एक क्लब बनाया था कामकाजी पुरुषों के लिए, तो ये ध्यान रखना है। और भारत श्रमजीवी मासिक पत्रिका भी इन्होंने निकाली थी, तो ये ध्यान रखना है। ये समाजवादी थे। कौन? शशिपाद बनर्जी हो गए, सोराबजी सापुरजी बंगाली हो गए। नाम बंगाली लगा हुआ है लेकिन काम इनका बम्बई में था, ध्यान रखना।
शशिपद बनर्जी, इन्होंने कामकाजी पुरुषों के लिए क्लब बनाने की बात की थी। भारत श्रमजीवी मासिक पत्रिका भी चलाई है। और 1880 में नारायण मेघजी लोखंडे, इन्होंने दीन बंधु नाम से अखबार निकाला है। गरीबों का मित्र बोलते थे इनको, सॉरी दीन बंधु अखबार तो नहीं पता, लेकिन गरीब दीन बंधु बोलते थे, गरीबों का मित्र बोलते थे इनको, नारायण मेघाजी लोखंडे। और आंग्ल मराठी साप्ताहिक पत्रिका थी ये, कौन सी? दीन बंधु। दीन बंधु आंग्ल मराठी साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन तो मतलब लोखंडे जी को नहीं बोलते थे, इन्होंने पत्र निकाला था। दीन बंधु निकाला था नारायण मेघजी लोखंडे। अगर मैं यहाँ गलत हूँ तो आप एक बार इसको करेक्ट कर देना, वैसे तो मैं सही बता रहा हूँ। दीन बंधु नारायण मेघाजी लोखंडे, एक बार आप गूगल करके देख लीजिए इसको थोड़ा सा। 1880, क्योंकि मेरे को इस पर लग रहा है कि ये दीन बंधु में नारायण मेघाजी लोखंडे ही है या फिर कोई और भी है, तो आप एक बार इसको चेक कर सकते हैं। वैसे डायरेक्ट भी याद कर लेना, लेकिन चेक करोगे तो आपके लिए थोड़ा ठीक रहेगा। पांडुरंग खान खोजे, पांडुरंग खान खोजे कौन था? मैक्सिकन क्रांति से प्रेरित थे ये पांडुरंग खान खोजे, और गदर पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। तो गदर मूवी तो काफ़ी फेमस है, और गदर पार्टी के जो संस्थापक थे उनमें से एक थे। मैक्सिकन क्रांति से प्रेरित है ये पांडुरंग खान खोजे, पांडुरंग खान खोजे, ध्यान रखना है। गदर पार्टी से संबंधित कौन कौन रहे थे? देखिए, गदर पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक तो पांडुरंग खान खोजे भी थे। बाकी देखते हैं। लाला हरदयाल जो मुख्य लीडर थे गदर पार्टी में, हरनाम सिंह टुंडीलत और गंडा सिंह फगूरे। गंडा सिंह भी था, तो गदर पार्टी में गंडा सिंह भी था, गदर पार्टी में गंडा सिंह भी था, ये भूलना नहीं है। आगे देखिए, लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश सोसाइटी, कौन कौन सी? दो सोसाइटी आती, कौन कौन सी? एक तो लैंड होल्डर्स और एक बंगाल ब्रिटिश इंडिया। तो इन दोनों को मिलाकर के बनाई थी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता 1851 में, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या इसने भी अपना प्रतिनिधि मंडल भेजा था क्या? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, अभी हम बात कर रहे थे, तो देखिए ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन नहीं था, वो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता था, ठीक है। और ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता है, तो दोनों में फ़र्क है, ये ध्यान रखना है, आपको एक नहीं मानना है। अगला है पृथ्वी चंद्र रे, कुछ पुस्तकों के नाम है। पृथ्वी चंद्र रे ने बोला था पॉवर्टी प्रॉब्लम इन इंडिया, पृथ्वी चंद्र रे ने कहा था कि जो पॉवर्टी है वो प्रॉब्लम है भारत में, ठीक है। तो इन्होंने एक बुक निकाली थी द पॉवर्टी प्रॉब्लम इन इंडिया, किसने? पृथ्वीराज चंद्र। एक है सुब्रमण्यम अय्यर, इन्होंने क्या किया था? सम इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, सम इकोनॉमी एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1903। रमेश चंद्र दत्त, इंग्लैंड इन इंडिया, ए रिकॉर्ड ऑफ प्रोग्रेस ड्यूरिंग 100 ईयर्स। ये बुक काफ़ी फेमस है रमेश चंद्रा की, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। इन्होंने निकाली है इंग्लैंड इन इंडिया, ए रिकॉर्ड ऑफ प्रोग्रेस ड्यूरिंग 100 ईयर्स। रामसर साइट्स कितने हैं? 64 हैं। अगर ऐड होते हैं तो आप प्लस माइनस कर लेना, क्योंकि आपको ये अपडेट करना पड़ेगा एग्जाम के 10 दिन पहले। देखिए पुंगा घाटी में क्या है? पुंगा घाटी में भूतापीय ऊर्जा है। कहाँ पे पुंगा घाटी? लद्दाख में है। भारत की पहली व दुनिया की सबसे ऊंची है, कौन सी? पुंगा घाटी। तो भारत में पहले ही जो भूतापीय ऊर्जा है वो कहाँ पे थे? पुंगा घाटी में, ठीक है। पानी पी लेते हैं थोड़ा, क्योंकि पानी पीना हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुपंडल, ये क्या है? मुपंडल ये पवन ऊर्जा से रिलेटेड है, कन्याकुमारी में है, और भारत का सबसे बड़ा तटवर्ती कार्यशील पवन ऊर्जा फार्म है। तब देख रहे हो, पवन ऊर्जा का जो सबसे बड़ा तटवर्ती फार्म है वो है मुपंडल। कहाँ पर है? कन्याकुमारी में है। राजस्थान भी पवन ऊर्जा की दृष्टि से तो काफ़ी अग्रणी है। भड़ला तो फलोदी जोधपुर में है, अपने सोलर पार्क है, दुनिया का सबसे बड़ा है।
तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में जान लेते हैं। देखिए ICS की परीक्षा पास की थी इन्होंने, मेजनी से भारतीयों को परिचित करवाया सॉरी। तो मेजनी से इन्होंने क्या किया, भारतीयों को परिचित करवाया था। 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन बनाई थी, एक इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। तो आगे देखते हैं, नेटिव प्रेस एसोसिएशन की स्थापना भी इन्होंने की। तो एसोसिएशन बनाई, देखिए एक तो इंडियन एसोसिएशन बनाई, एक नेटिव प्रेस एसोसिएशन बनाई। भारतीय पत्रकारों द्वारा 1870 के दशक में की गई तो जो नेटिव प्रेस एसोसिएशन की स्थापना थी उसके ये पहले सचिव भी बने थे 1870 में। और 1921 में जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके ये सदस्य बने थे। और उसी वर्ष नाइट की उपाधि भी दी गई थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। तो काफ़ी बड़े लीडर थे ये, इंटेलिजेंट भी थे। देखिए कॉफ़ी के ऊपर शायद क्वेश्चन आ चुका है UPSC में, चाय बोर्ड और कॉफ़ी बोर्ड इनके बारे में अक्सर आता रहता है। तो देखिए आप, कॉफ़ी अधिनियम आया था 1942 में, और 2022 में हम नया लेकर आए हैं एक, मतलब उसमें अपडेट करा है। और ये जो कॉफ़ी, ये जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन आता है। कॉफ़ी बोर्ड का गठन किया गया है 1942 में, ठीक है। अब एक मतलब अगर क्वेश्चन आता है कि जो कॉफ़ी बोर्ड है वो किसके अधीन बनाया है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन बनाया है, ठीक है। यह भारतीय और विदेशों में कॉफ़ी के संपूर्ण विपणन को नियंत्रित करता है। तो जो कॉफ़ी विधेयक जो आया है ये भारत और विदेशों में कॉफ़ी से रिलेटेड जो संपूर्ण विपणन है उसको नियंत्रित कर रहा है। आगे देखते हैं एक का, एक का देखिए आप, लखनऊ से शुरू हुआ था, शीघ्र ही हरदोई, उन्नाव, सीतापुर में फैल गया। कारण क्या था, अधिक लगान वसूली जो प्राय 50% लिया जाता था, ठेकेदारों का उत्पीड़न, बटाईदारों की प्रथा। तो ये सीधी सी बात है कि जो आंदोलन वगैरह हो रहे थे इस टाइम पे, उनका जो मुख्य कारण था वो लगान को लेकर ही था, क्योंकि किसान उतना दे नहीं पा रहे थे, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से आंदोलन चल रहे थे। तो इसमें एक का आंदोलन में कौन थे, सहदेव सहयोगी थे इसमें एक का आंदोलन में। और 1921 में चल रहा था ये, छोटे जमींदारों भी इसमें शामिल थे। और शीघ्र यह मदारी पासी और अन्य निम्न जाति के नेतृत्व में चला गया। तो मदारी पासी क्या था, मदारी पासी जैसी निम्न जातियों के नेतृत्व में चला गया था ये। और धार्मिक अनुष्ठान एक आंदोलन की बैठकों की विशेषता होता था, धार्मिक अनुष्ठान करते थे ये लोग, फिर बैठक किया करते थे। लखनऊ से शुरू हुआ था ये, और शीघ्र काफ़ी बड़े लेवल पर फैल गया था। और नेतृत्व बाद में किसके हाथ में आ गया था, लास्ट में जाते जाते मदारी पासी के नेतृत्व में, ये ध्यान रखना है। सरकार द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा अध्यादेश जारी किया गया 1929 में। तो देखिए आप, ये सेफ्टी वाला जो था, पब्लिक सेफ्टी अध्यादेश था 1929 में था। और व्यापार विवाद अधिनियम 1929 में, दोनों 1929 में आ गए थे। 1857 के विद्रोह के बारे में देख लेते हैं। देखिए 1857 के विद्रोह की प्रकृति और विस्तार। मद्रास व बॉम्बे सेना ब्रिटिश कंपनी के प्रति वफादार रहे। मद्रास और बॉम्बे, ये देखिए आप, दोनों ब्रिटिश कंपनी के प्रति वफादार थे। और अफगानिस्तान शासक दोस्त मोहम्मद ने विद्रोहियों की सहायता नहीं की। दोस्त मोहम्मद ने विद्रोहियों की सहायता नहीं की। तो दोस्त मोहम्मद कौन था, अंग्रेज़ों का दोस्त था ये, जो अफगानिस्तान का शासक था। शासक तो हमने देखे ज़्यादातर तो अंग्रेज़ों के फेवर में ही थे। तो ये भी दोस्त मोहम्मद है, इन्होंने भी विद्रोहियों की सहायता नहीं की थी। आगे देखते हैं, वर्किंग मैंस क्लब बात कर चुके हैं 1870, शशिपाद बनर्जी। शशिपाद बनर्जी की हमने श्रमजीवी मासिक पत्रिका के बारे में पढ़ा है। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन 1918, महात्मा गांधी, अनुसुईया साराभाई, शंकरलाल बैंकर, कौन कौन थे इसमें, 1918 में बनी थी। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, महात्मा गांधी, अनुसुईया साराभाई और शंकरलाल बैंकर, तीनों ने मिलकर के बनाई थी ये क्या, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। महात्मा गांधी तो थे ही, अनुसुईया साराभाई हो गई
और शंकरलाल बैंकर हो गया। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में बना था। और श्रमिक और कृषक दल ये 1927 में बना था, श्रमिक और कृषक दल। इसमें आप देख सकते हैं भारत के जो कम्युनिस्ट नेता थे, ऐसे डांगे, मुजफ्फर अहमद, पीसी जोशी, सोहन सिंह जोश, इन सबका नाम आ जाएगा। डेविस जो थे, इन्होंने मूसलीपट्टनम, पोर्टो नोवा, तमिलनाडु में पड़ता है पोर्टो नोवा, और श्री रामपुर बंगाल में पड़ता है। तो यहाँ पे अपनी पैठ जमाई थी, कहाँ पे, मूसलीपट्टनम में, पोर्टो नोवा में और श्री रामपुर में। और जो फ्रांसीसी थे, इन्होंने मूसलीपट्टनम, तो फ्रांसीसी और डेविस दोनों मूसलीपट्टनम में थे। फ्रांसीसी पांडिचेरी में भी थे और चंद्रनगर में भी रहे। और पुर्तगाली जो थे मेनली चटगांव बंदरगाह पर थे। और ज़्यादातर जो जगह थी वहाँ पे डच और ईआईसी थे। बलूतेदारी क्या होता है? तो जो 18वीं सदी थी उसमें जो आय होती थी, आय, उसको बलूता कहा जाता था। आय को क्या कहा जाता था? बलूता। कारीगर गांवों को अपनी सेवाएं प्रदान करते थे और बदले में ग्रामीण समुदाय से कृषि उपज के रूप में भुगतान प्राप्त करते थे। दो चीज़ें देखी हमने कि जो कारीगर होते थे वो गांवों को अपनी सेवाएं प्रदान करते थे और उसके बदले में जो है उन्हें कृषि उपज दी जाती थी। कब था ये? 18वीं सदी में था लगभग। और आय जो होती थी उसी को बलूता कहते थे। इजारा प्रथा क्या होती थी? इजारा तो ठेके पे देने की प्रथा है। तो बंगाल के नवाबों ने 18वीं सदी में इसको शुरू किया था, ठेके पर राजस्व वसूली की जो प्रथा होती थी। अगला है 1843 में क्या था? सिंध का विलय कर लिया गया। उस टाइम गवर्नर जनरल एलन बरो थे। 1843 में सिंध विलय के समय जो गवर्नर जनरल थे वो एलन बरो थे। चार्ल्स नेपियर को यहाँ का फर्स्ट गवर्नर नियुक्त किया गया, चार्ल्स नेपियर। अगला है अरविपुरम आंदोलन। अरविपुरम आंदोलन में आप देख सकते हैं केरल में शिव की मूर्ति स्थापित की गई है। अरविपुरम आंदोलन के समय केरल में शिव की मूर्ति स्थापित। बताया कि मूर्ति स्थापना ब्राह्मणों का कोई एकाधिकार नहीं है, नारायण गुरु ने चलाया था। ये 1888 में शिवरात्रि के दिन शुरू हुआ था। और जो एझवा समुदाय है उस पर लगाए धार्मिक प्रतिबंधों की अवहेलना कर दी गई। एझवा समुदाय पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे उनकी अवहेलना की गई। केरल में शिव की मूर्ति स्थापित की गई और नारायण गुरु जो थे उन्होंने ये शुरू किया था अरविपुरम आंदोलन। तो अरविपुरम आंदोलन आते ही आपको याद आनी चाहिए ये सारी चीज़ें। लॉर्ड कर्जन सबसे कम उम्र के वायसराय बन गए थे और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इन्होंने स्थापित किया था। कर्जन से कृषि ध्यान रखना है 1905 में पूना में। 1899 से 1905 तक सबसे कम उम्र में वायसराय बने थे। अगला है साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन। जस्टिस पार्टी जो है उसका आधिकारिक नाम क्या हो गया? साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन। साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन। जस्टिस पार्टी ने अपना नाम चेंज करके क्या कर दिया था? लिबरल फेडरेशन। कौन कौन थे इसमें? पी त्यागराज चेट्टी और सी एन मुदलियार। पी त्यागराज चेट्टी और सी एन मुदलियार। डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी भारत में पहली महिला विधायक। मुथुलक्ष्मी रेड्डी भारत की पहली महिला विधायक थी और मुथुलक्ष्मी रेड्डी के प्रयासों से ही देवदासी प्रथा का उन्मूलन हुआ। वर्ष 1944 में जस्टिस पार्टी के साथ आत्मसम्मान आंदोलन का नाम बदलकर द्रविड़ कड़गम कर दिया। तो जो द्रविड़ कड़गम पार्टी है ये किसकी है? ये इन्हीं की है। जस्टिस पार्टी जो है उसी का नाम चेंज करके द्रविड़ कड़गम कर दिया। ठीक है।